हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। खैर, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के अंदर आप वर्क परमिट कैसे पाएंगे और साथ ही साथ कौन से तरीके के वीज़ा यहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और उसके लिए कागजात कौन से लगेंगे और क्या जनरल एक प्रोसीजर होती है, इस सभी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें, जिसके अंदर मैं बताता रहता हूं कि अलग अलग देशों में आप काम कैसे कर सकते हैं, वहां पर जाकर के सेटल कैसे हो सकते हैं, वहां की सिटीजनशिप कैसे पा सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है और साथ ही साथ यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में भी वो आती है। तो जो लोग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में से हैं, उनके लिए किसी भी तरीके की वीज़ा की या अलग से परमिशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि उनको भी अगर काम करना है तो वहाँ के लेबर ऑफिस के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो उतनी नहीं होती है जितने कि एक नॉन ईयू कंट्री के सिटीज़न को करनी पड़ती है। तो एक नॉन ईयू कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ अलग टाइप के वीज़ाज़ भी ये लोग ऑफ़र करते हैं। तो वो कौन से हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहला आता है रेड वाइट रेड कार्ड। तो एक्चुअली वो कार्ड जो है वो रेड वाइट रेड ऐसे कलर्स में आता है, तो इसकी वजह से उसको सिंपली वो रेड वाइट रेड कार्ड कहते हैं। और ये वीज़ा जो है वो 24 मंथ्स के लिए यानी कि 2 साल के लिए वैलिड रहता है। लेकिन इसकी कुछ अपनी शर्तें भी हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि जिस कंपनी के लिए आपने ये वीज़ा लिया हुआ है, कि जिस कंपनी में मैं काम करने वाला हूँ, उसके लिए ही वो वीज़ा मिलता है। उन 2 सालों के भीतर आप जो है वो कंपनी को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ही आने चाहिए। तो जनरली ये कैटेगरी जो है वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड जो है वो दिया जाता है, तो उसी कैटेगरी में आप आने चाहिए। ये 2 उसकी कंडीशंस है। फिर दूसरा आपके पास आता है 6 मंथ्स रेसिडेंट वीज़ा। तो जो लोग यहाँ पर आकर के टेम्पररीली रह करके यहाँ पर जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए ये 6 मंथ का वीज़ा जो है वो मुहैया कराया जाता है। एक मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि बाकी कई ऐसी कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन की जो इस तरीके का वीज़ा नहीं देते हैं। वो केवल आपको वर्क परमिट तभी देते हैं जब आपके पास कोई एक्टिव जॉब ऑफ़र हो। कुछ गिनी चुनी ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप विदाउट जॉब ऑफ़र जा कर के भी फिर वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो उनमें से एक ऑस्ट्रिया भी है। इसके बाद आता है आपका स्टूडेंट रेसिडेंट परमिट। तो स्टूडेंट रेसिडेंट परमिट भी एक बहुत अच्छी इनकी स्कीम है। इसके तहत जो भी स्टूडेंट वहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं, वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद 12 महीनों तक यानी कि 1 साल तक वहाँ पर रह सकते हैं और अपने लिए जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया ये स्कीम है, क्योंकि जो अभी सीख रहे हैं बच्चे जो कि हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो वो ऑस्ट्रिया हायर एजुकेशन लेने के लिए भी जा सकते हैं और फिर आगे चलकर वहाँ पर जॉब भी पा सकते हैं। इसके बाद आता है जॉब सीकर वीज़ा। ये भी हम कहें कि रेसिडेंट 6 मंथ्स रेसिडेंट वीज़ा जैसा ही होता है, लेकिन ये वाला वीज़ा जो है वो हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स को या जिनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई और एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को ही दिया जाता है। फिर आता है EU ब्लू कार्ड। तो EU ब्लू कार्ड जो है वो रेड वाइट रेड कार्ड के बराबर का होता है, लेकिन EU ब्लू कार्ड जो है वो आपको तभी मिलता है जब एक सर्टन सम आपकी एनुअल इनकम हो। तो ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग उन्होंने सेट की हुई है, लेकिन जनरली ये इनकम जो है वो 44,000 से लेकर के 66,000 यूरोस तक की पकड़ी जाती है। उसके भीतर अगर आपकी इनकम आती है तो यू कैन अप्लाई फॉर EU ब्लू कार्ड। तो ये ब्लू कार्ड के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं जो कि मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो EU कार्ड अगर आपके पास है तो आपको बाकी के जो हम कहें कि रेड वाइट रेड कार्ड या बाकी कोई वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आता है एक बिज़नेस वीज़ा। तो बिज़नेस वीज़ा में आपको जो है वो वहाँ पर रह करके अगर आपके कुछ बिज़नेस मीट्स करने हैं, कुछ सेमिनार्स करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और ये वीज़ा जो है वो 6 महीने से कम की ड्यूरेशन का होता है।
हालांकि जिन कंट्रीज़ के साथ उनका हम कहें कि टाइज होते हैं या एग्रीमेंट होता है, जहां पर आप उस कंट्री से अगर हैं तो आप ऑस्ट्रिया में आकर के 90 दिन तक रह सकते हैं, तो फिर इस टाइप के वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही आ सकते हैं। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट्स वाली कंट्रीज़ EU की ही होती हैं, बाहर की कंट्रीज़ के साथ ऐसे एग्रीमेंट नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोसीजर कैसे होती है और क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में बैठना पड़ेगा। तो इनमें से पहली जो है वो है वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स, दूसरा है स्किल्ड वर्कर्स जो कि शॉर्टेजेस को फिलअप कर सके। तो हर एक कंट्री में कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहां पर काम करने के लिए लोग उनके पास मौजूद नहीं है उतने ज़्यादा हाई कैलिबर के या हाई क्वालिफिकेशन के, तो बाहर से फिर लोग जो आ रहे हैं जिनके पास वैसा क्वालिफिकेशन है तो वो उस शॉर्टेज को भर देते हैं। या तो आप कोई अगर स्टार्टअप फाउंडर्स हैं तो एक और कैटेगरी ये बन जाती है, या ग्रेजुएट्स ऑफ लोकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी कि ऑस्ट्रिया के अंदर के इंस्टीट्यूशन से ही अगर आपने हायर एजुकेशन प्राप्त की है तो ये और एक कैटेगरी आपके लिए बन जाती है। इसके अलावा फिर सेल्फ एम्प्लॉयड की वर्कर्स ये भी है, और साथ ही साथ अदर की वर्कर्स ये भी और एक कैटेगरी उन्होंने बना करके रखी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है वीज़ा और जिसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं वो है रेड वाइट रेड कार्ड। तो जनरली कोई एक कंपनी होती है ऑस्ट्रिया की जो कि किसी बाहर के फॉरेन नेशनल को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र करती है, और फिर उस कंपनी के स्पॉन्सरशिप पर वीज़ा स्पॉन्सरशिप पर ये आदमी वहाँ पर जा कर के काम करता है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि अगले कुछ सालों तक वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या उसका इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो वो एक चाहिए होगा। इसके अलावा आपके लास्ट 6 मंथ्स में से कोई एक रीसेंट फोटोग्राफ लगेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि आप कहाँ पर रह रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास चाहिए, जैसे कि घर के कागजात, अगर खुद का घर है, अगर आपने वो रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, या लीज़ पे लिया है तो लीज़ एग्रीमेंट, लीज़ के पेपर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑस्ट्रिया के अंदर काम करना चाहते हैं। तो अच्छा यही होगा कि ऑस्ट्रिया के अंदर की ही किसी कंपनी का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो ऑस्ट्रिया के सारे लगभग हॉस्पिटल्स को ये कवर कर लेगा। आपका अगर कोई इंटरनेशनल होगा प्रोवाइडर तो हो सकता है कि ऑस्ट्रिया के अंदर के कुछ हॉस्पिटल्स में ये इंटरनेशनल इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से वहाँ के किसी कंपनी के साथ आप इंश्योरेंस जो है वो अपना ज़रूर करवा लें। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी टू सपोर्ट योर सेल्फ, यानी कि आपके पास नौकरी है और आप किसी लीगल तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नौकरी ही चाहिए, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई ऐसा लीगल तरीका होना चाहिए जिससे कि आप पैसे कमाते हैं और अपने आप को वहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, उसका एक प्रूफ वहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए आप आपका पेमेंट स्लिप दे सकते हैं, या अगर आपने टैक्स फाइल किया है तो वो आप दिखा सकते हैं, टैक्स रिटर्न्स दिखा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर चल सकती हैं। इसके अलावा आपको आपका बायोमेट्रिक डेटा भी सबमिट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपके फोटोग्राफ और आपके फिंगरप्रिंट्स भी शामिल होंगे 10 उंगलियों के। इसके अलावा भी कुछ उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हुए हैं। उनमें से पहला क्राइटेरिया यह है कि अगर आप रेड वाइट रेड कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए आपका यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है उसके सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। ग्रॉस एनुअल सैलरी फॉर अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, तो आप अगर किसी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी कितनी है उसका एक प्रूफ वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप आपकी पेमेंट स्लिप या टैक्स फाइल जो आपने किया है उसके बारे में दिखा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो किस तरीके का इनोवेशन आपने किया है, किस तरीके का रिसर्च आपने किया है, उसके कुछ कागजात लगेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई अवार्ड्स और प्राइजेस मिले हैं तो वो भी दिखाने पड़ेंगे। साथ ही साथ टेस्टिमोनियल्स और वर्क सर्टिफिकेट्स, आपके प्रीवियस हम कहें कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कंपनीज से मिलते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर शो करने पड़ेंगे। लैंग्वेज स्किल्स, ऑब्वियसली वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है उसके स्किल्स आपको वहाँ पर प्रूव करने पड़ेंगे। अगर आपने वहाँ पर पढ़ाई की है
तो कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उसका एक प्रूफ लगेगा। अब इसकी जो प्रोसीजर है उसके ऊपर आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा कर लिए, फिर उनका फॉर्म भर दिया और फिर आपके नियरेस्ट ऑस्ट्रियन एम्बेसी के अंदर जा करके आपने उसको भर दिया। उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आप अभी जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर हैं, बाद में आपको जॉब मिल चुका है, अब आप रेड कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 120 यूरोज़ की जो फ़ीस है वो वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। लेकिन बात करें अगर रेड वीज़ा की, तो जनरली अगर आपको डायरेक्टली ही ऑफ़र आई हुई है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आपका एम्प्लॉयर ही करता है। आप आपके एम्प्लॉयर को चाहे तो पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्म भर करके दे सकते हैं कि हमारी तरफ से ये आदमी एप्लीकेशन करेगा, और फिर आप आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एम्प्लॉयर को भेजेंगे और एम्प्लॉयर आपकी तरफ से वहाँ पर वर्क परमिट के लिए या वीज़ा के लिए अप्लाई कर देगा, और ये सारी प्रोसीजर फिर होती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।